हाय फ्रेंड्स, यू वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद अक्की। दोस्तों, आप जानते होंगे ये हमारा क्रैश कोर्स का क्लास चलाया जा रहा है। तो ये हमारे इस क्रैश कोर्स के वीडियो की सीरीज में 5वां वीडियो है हमारा। इसके बाद प्राचीन इतिहास पर एक और वीडियो आएगा, उसके बाद प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा और जब हम मध्यकालीन इतिहास शुरू करेंगे तो उसके साथ हम पॉलिटी का भी ले आएंगे वीडियो। तो अभी वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है दोस्तों, एक दिन छोड़ के। इसके बाद कुछ दिन बाद वीडियो लगातार आएंगे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करिए। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं तैयारी के बारे में। तैयारी के बारे में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ भी कहीं भी लड़ाई करने जाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ का मतलब रण क्षेत्र कैसा है, इसे ध्यान देना। रण क्षेत्र का मतलब क्या है, मतलब आप जहाँ भी तैयारी, यहाँ लड़ाई आपकी क्या है, यहाँ लड़ाई आपका क्वेश्चन से है। तो यहाँ आपका रण क्षेत्र क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चंस। तो मतलब क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एकदम पता होना चाहिए कहाँ से किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी उस पोर्शन को डेडिकेट करके कर सकें। मतलब अपनी तैयारी उस पोर्शन को डेडिकेट करके कर सकें। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेन चीज़ जो होता है आपका सिलेबस का क्षेत्र क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज आप सिलेबस इसका ध्यान दें, सिलेबस अपने माइंड में रखें, क्वेश्चंस ध्यान दें प्रीवियस ईयर के, और उसके बाद अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। तो हम आज ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सीधा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आज हम देखेंगे क्या क्या। आज हमारे इस वीडियो में गुप्त वंश के बारे में होगा। गुप्त वंश और क्या होगा, गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल का मतलब इसमें होगा आपका 5वीं सदी, 6वीं सदी, 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी का। उसके बारे में जो भी था, मतलब क्या कैसी समाज था, कैसा उस समय राज व्यवस्था थी, ये सब राजतंत्र कैसा था, तो इसके बारे में मतलब राजनीति, उस समय की राजनीति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति, उसके बारे में देखेंगे। और गुप्तोत्तर काल का मतलब है 6वीं सदी ईस्वी के बाद का काल और मध्यकालीन तक। इसमें जो मेरा लास्ट वीडियो आएगा उसमें दोस्तों हम दक्षिण भारत के बारे में देखेंगे। दक्षिण भारत, और इस दक्षिण भारत में जो हमारा मेन फोकस्ड एरिया होगा वो क्या होगा, चोल साम्राज्य हमारा फोकस्ड एरिया होगा। तो हम यहाँ गुप्त वंश और गुप्तोत्तर काल के बारे में भी देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, गुप्त वंश के आने के पहले बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे, और जो यहाँ का राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। सारे राज्य क्या थे, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। तो देखते हैं कैसे गुप्त वंश का उदय होता है और यह अपने चरम काल पर कैसे पहुंचता है, और फिर इसका पतन कैसे होता है, इसके समाज के बारे में, समाज कैसा है, सब देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्थापना कौन कराया था गुप्त वंश की। गुप्त वंश, इसकी स्थापना होती है दोस्तों श्रीगुप्त द्वारा। श्रीगुप्त, इसके संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त, जो 275 ईस्वी का मतलब 3री सदी में इसकी स्थापना करते हैं। दोस्तों,
ये जो वर्ष है इसका ईयर वो लगभग में होता है, मतलब लगभग का मतलब कुछ कुछ जो होते हैं बुक, वो मतलब कोई कोई इतिहासकार अलग डेट देते हैं, कोई कोई अलग डेट देते हैं, तो इसलिए ये लगभग में आता है। तो आसपास जो भी इसके मतलब सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा जो भी टाइम पीरियड वही सही होगा। वैसे टाइम पीरियड इसका पूछा नहीं जाएगा, इसके लिए ज़्यादा कोई सोचने की बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका उत्तराधिकारी होता है घटोत्कच। घटोत्कच इसका उत्तराधिकारी होता है। ये दोनों कोई खास मतलब छाप नहीं छोड़ पाते साम्राज्य पर। साम्राज्य की जो शुरुआत होती है वो होती है इनके बाद जो आते हैं, जो मतलब प्रथम महत्वपूर्ण शासक जो होता है, प्रथम महत्वपूर्ण शासक वो कौन होता है? चंद्रगुप्त प्रथम। ये महत्वपूर्ण शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम, और ये गद्दी पर बैठता है 319 ईस्वी में। चौथी सदी में ये गद्दी पर बैठता है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और ये पहला सम्राट होता है गुप्त वंश का। एक लगभग मौर्य साम्राज्य के बाद ये पहला साम्राज्य होता है, पहले साम्राज्य की स्थापना होती है। इसके बीच में छोटे छोटे राज्य होते हैं, कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं बन पाता है। ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके बैठता है। क्या उपाधि धारण करता है? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है, और लगभग शासन कब तक करता है? 335 ईस्वी तक। 335 ईस्वी तक ये शासन करता है। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ। ये एक नया समोध जारी करता है, एक नया समोध जारी करता है जो क्या कहलाता है? गुप्त समोध। कब जारी करता है? जब गद्दी पर बैठता है उसी के उपलक्ष्य में जारी करता है, मतलब 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में एक नया समोध जारी करता है। क्या नाम है उसका? गुप्त समोध। आगे चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण शासक के पास। इसका उत्तराधिकारी बनता है कौन? समुद्रगुप्त। ये संभवतः सबसे महान शासक बनता है, मतलब साम्राज्यवादी शासक अगर देखा जाए गुप्त वंश का तो सबसे साम्राज्यवादी शासक बनता है। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। वो भी महान शासक होते हैं, वो सबको मतलब सभी पक्षों को ध्यान देते हैं। साहित्य में भी वो स्वर्णकाल अपने आप में होता है, और कोई भी मतलब वास्तुकला में भी अपने आप में स्वर्णकाल होता है। तो ये समुद्रगुप्त जो होता है साम्राज्य की दृष्टि से सबसे महान, साम्राज्यवादी दृष्टि से गुप्त वंश का सबसे महान शासक होता है, और ये शासन करता है 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी। 335 से 375 ईस्वी लगभग 40 वर्षों का शासन काल है, इसका टाइम पीरियड है। इसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लगभग संपूर्ण भारत को रौंद डालता है। संपूर्ण भारत को क्या करता है? रौंद डालता है, मतलब संपूर्ण भारत को पराजित करता है। ये दक्षिण भारत तक अभियान करता है और वहाँ तक जीतता है, तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसे भारत का नेपोलियन बोला है विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने बोला है। ये अपनी बुक में इनके बारे में लिखते हैं, भारत का नेपोलियन। बुक का नाम क्या है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और मैं पहले ही बता दिया हूँ किस लिए बोलता है इनको भारत का नेपोलियन, इनके साम्राज्यवादी दृष्टि के कारण।
इनका जो साम्राज्यवादी दृष्टि था। इनके एक कवि थे, दरबारी कवि, क्या नाम था? हरिसेन। हरिसेन। हरिसेन बताने से आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये जो अशोक का स्तंभ लेख था, अशोक का स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख पर इन्होंने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन किया। प्रशस्ति क्या है? जिसमें राजा के बारे में प्रशंसाओं का वर्णन किया जाता है, राजा के बारे में प्रशंसा की जाती है, उसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत में इसी अशोक के स्तंभ लेख पर इन्होंने उत्कीर्ण किया संस्कृत में। और वो कहाँ पाया गया था, ये भी पूछा गया एक दो बार क्वेश्चन में, तो उसे भी देख लेते हैं। वो मूलतः कौशाम्बी का है, कौशाम्बी का, जिसे अकबर द्वारा इलाहाबाद ले आया गया, इलाहाबाद, और उसे वर्तमान में इसी कारण इसे इलाहाबाद का स्तंभ लेख भी कहा जाता है। इलाहाबाद का स्तंभ लेख क्या कहा जाता है? इलाहाबाद का स्तंभ लेख। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इलाहाबाद में पाया गया। जब मतलब इसकी खोज हुई तो इलाहाबाद में हुई, इसके पहले इसे अकबर ने कौशाम्बी से इलाहाबाद ले आया था। आगे चलते हैं दोस्तों। इस जो स्तंभ लेख में है, इसमें जहांगीर और बीरबल के बारे में भी, जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख है, बीरबल का भी उल्लेख है। ये वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं, लेकिन बाय द चांस आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि इसके बारे में कई डायमेंशन से क्वेश्चन रहे हैं। स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख के बारे में, तो एक नया डायमेंशन से ये बन सकता है कि जहांगीर और बीरबल, ये एक नया डायमेंशन से बन सकता है, इसलिए मैंने दे दिया। अगला जो महत्वपूर्ण शासक होता है वो क्या होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ये एक उपाधि धारण करता है, क्या नाम होता है? विक्रमादित्य। ये एक उपाधि धारण करता है। एक मिनट दोस्तों। चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी होता है और 375 ईस्वी में ये बैठता है, शासन गद्दी पर बैठता है, और लगभग 415 ईस्वी तक शासन करता है। 415 ईस्वी। ये भी अपने पिताजी की तरह 40 वर्ष का इसका भी टाइम पीरियड है। आगे देखते हैं। इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं कौन कौन से नामों से जाना जाता है। देवगुप्त और देवश्री, और एक नाम है परम भागवत, क्योंकि ये भागवत धर्म को समर्थन देता था, उसका अनुयायी था, इसलिए इसे परम भागवत भी कहा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस धर्म का अनुयायी था, भागवत धर्म या ब्राह्मण धर्म? भागवत धर्म का अनुयायी था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान देना इसे। आगे चलते हैं। महरौली में जो प्राप्त है लौह स्तंभ, महरौली का लौह स्तंभ जो एक अद्भुत नमूना अपने आप में, रसायन का अद्भुत नमूना, इसे इस तरह से बनाया गया है कि आज तक इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है। ये कहाँ स्थित है ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, कुतुब मीनार परिसर में।
आप कभी कुतुब मीनार जाना तो इसे ज़रूर ध्यान देना, ये लौह स्तंभ आज तक जो है ये जंग रहित है, इसमें जंग नहीं लगा हुआ है, ये क्षरण नहीं हुआ है, अपने आप में एक अद्भुत नमूना है रसायन विज्ञान का उस समय का अद्भुत नमूना है। इसका मतलब विज्ञान उस समय काफ़ी प्रगति पर था। लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम है, इसके बारे में अब वर्तमान में नहीं पता कि ये मतलब कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से तत्वों को मिलाकर बनाया गया था जो जंग रहित ये लोहा है। वैसे खुले में पड़ा हुआ है, फिर भी इसमें जंग आज तक नहीं लगा हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये इस पर जो लौह स्तंभ है, इस पर चंद्र नाम के एक राजा का उल्लेख है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ा जाता है। ये जो चंद्र नाम के राजा का उल्लेख है, इसे किससे जोड़ा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अनुसार, लौह स्तंभ के अनुसार विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना किया था। विष्णु ध्वज का स्थापना किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इस लौह स्तंभ पर खुदे अभिलेख के अनुसार। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने जो अंतिम शासक होता है, अंतिम शक शासक होता है रुद्र सिंह द्वितीय को परास्त करता है, हराता है, और यहाँ से सत्ता जो होती है वो खत्म हो जाती है, मृत प्राय हो जाती है। सत्ता का अंत किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान देना। और ये लगभग 5वीं सदी के प्रथम दशक में, मतलब लगभग 410 ईसा पूर्व वाले दशक, 10 ईस्वी वाले दशक में, मतलब 401 से लेकर 410 के बीच में, 410 ईस्वी के बीच में, इसी बीच में इन्होंने शक शासक को हराया था। इस शक विजेता के कारण इनका कई नाम और प्रचलित है। शक विजेता, क्योंकि शक शासक को हराए थे, शक विजेता। और एक नाम है साकरी। क्या नाम है? साकरी। कहीं कहीं आपको साकरी के बजाय सकारी भी मिलेगा। तो शक विजेता और सकारी, इनका एक और नाम है, एक और उपाधि है इनकी। क्यों ये उपाधि मिली? क्योंकि अंतिम शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को हराए थे। आगे चलते हैं। अब कुछ प्रशासन के बारे में देख लेते हैं, और उनके मतलब सिक्कों के बारे में देख लेते हैं। तो उन्होंने, गुप्त शासकों ने चांदी का सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का। और ये चांदी का सिक्का इसी शक शासक, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, और इसी शक शासक के विजय के उपलक्ष्य में, मतलब रुद्र सिंह द्वितीय के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में चलाया था। और इसका नाम, जो चांदी का सिक्का था, इसका नाम रूप्यक था। रूप्यक, क्या नाम था? रूप्यक। कई इतिहासकार रूपक भी कहते हैं। तो रूप्यक नाम का चांदी का सिक्का जारी किया था शक शासक के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार था वो विद्वानों से भरा हुआ था। इन विद्वानों का मतलब 9 प्रमुख विद्वान जो थे, उनको लेकर ये नवरत्न कहे जाते थे। नवरत्नों से इनका दरबार जो था
ये भरा हुआ था। इसमें 9 विद्वानों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ प्रमुख प्रमुख विद्वानों के बारे में जान लेते हैं। सबसे प्रमुख आपको नाम पता होगा, कालिदास। इनके बारे में कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हैं इतने महान, ये किसी की प्रशंसा के मोहताज नहीं है। तो इनके बारे में सारे जानते होंगे। बहुत बड़े कवि थे, नाटककार थे ये। और धन्वंतरी, नवरत्नों में अन्य क्या थे, कौन थे? धन्वंतरी। धन्वंतरी ये जो थे महान चिकित्सक थे। कौन थे? फिजिशियन थे, चिकित्सक, महान चिकित्सक थे धन्वंतरी। और इनके दरबार में कौन कौन थे? वराहमिहिर, ये खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री। अन्य के बारे में जान लेते हैं। अमर सिंह। तो ये जो प्रमुख नवरत्नों में वैसे सभी प्रमुख हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में आने वाला नहीं, तो इसलिए रखने से कोई फ़ायदा नहीं। ये जो थे ये प्रमुख उनके दरबार के, उनके मतलब नवरत्नों में प्रमुख थे। कौन कौन? कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर और अमर सिंह। तो आगे देखते हैं। इन्हीं के समय में चीनी यात्री फहियान आया था। फहियान आपको ऐसा मिलेगा, फहियान। इनके समय में कौन आया था? चीनी यात्री फहियान आया था भारत। और ये गुप्त वंश के प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं दिया, महत्वपूर्ण जानकारियां इसने प्रदान किया। गुप्त वंश के प्रशासन के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां प्रदान करता है ये। आगे देखते हैं। सजीव वर्णन करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो बनता, कौन बनता? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक शासन करता है। इसके समय का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या है? ये एक विहार था, बौद्ध विहार, जो बिहार में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करता है? कुमारगुप्त के समय में होती है। ऐसा भी आ सकता है कि किसके समय में हुई? कुमारगुप्त। और मतलब किसने करवाया? तो कुमारगुप्त ने करवाया। अन्य इसका प्रमुख कार्य कुमारगुप्त का क्या होता है? नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार कराता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो पहले से, ये भी बौद्ध विहार है, विद्यालय होता है, इसका पुनरुद्धार करवाता है। कौन? कुमारगुप्त करवाता है। जो गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इसी के काल में मिले हैं गुप्तकालीन लगभग 18 अभिलेख। किसके काल में? कुमारगुप्त के काल में मिले हैं गुप्तकालीन। सबसे सर्वाधिक अभिलेख किसके काल में मिले हैं? कुमारगुप्त के काल में लगभग 18 अभिलेख मिले हुए हैं। ये प्रमुख था। और इसके बाद बनता है स्कंदगुप्त शासक बनता है। ये 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक शासन करता है। 467 ईस्वी तक शासन करता है। कौन? स्कंदगुप्त। इसी के समय क्वेश्चन आया भी है, आ भी सकता है। इसी के समय हूणों का प्रथम आक्रमण होता है। हूणों का प्रथम आक्रमण भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किसके समय में होता है? स्कंदगुप्त के समय में। इसका जो एक और प्रमुख चीज है,
यहाँ पे इसने हुड़ को दोस्तों इसने हुड़ को हरा दिया था। वो हुड़ का जब प्रथम आक्रमण हुआ था तो स्कंदगुप्त ने हुड़ को परास्त कर दिया था। एक जो सबसे प्रमुख कार्य है इसका सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील आपको याद आ रहा होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसका निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसका निर्माण कराया था और इसने पुनरुद्धार करवाया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था, स्कंदगुप्त ने। आगे देखते हैं दोस्तों, अंतिम शासक जो गुप्त काल का होता है उसका नाम क्या होता है, गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त। भानुगुप्त ये गुप्त वंश का अंतिम शासक होता है, आगे अब देख लेते हैं गुप्त काल को। जो दोस्तों गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल का क्या मतलब था, पूरा भारत सोने का बना हुआ था। देख लेते हैं स्वर्ण काल का मतलब क्या होता है। स्वर्ण काल का मतलब दोस्तों साहित्य मतलब सभी दिशाओं में, साहित्य में अपनी विकास की मतलब चरम सीमा, वास्तुकला में विकास अच्छा खासा हो, मतलब सभी सभी मतलब जो डायमेंशंस हैं, सभी डायमेंशंस से अगर किसी भी समय का मतलब किसी भी काल का एक टाइम पीरियड का उस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में विकास बहुत अच्छा होता है तो उसे उस क्षेत्र के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्यों इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। उस समय का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह था बंगाल में था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ये कहाँ था, बंगाल। ये प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से पूर्वी एशियाई देशों, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों श्रीलंका के साथ व्यापार होता था। उस समय व्यापार काफ़ी ज़्यादा फला फूला था। पूर्वी एशियाई देशों का मतलब चीन हो गया, ये सब मतलब चीन, फिलीपींस वगैरह हो गए। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का मतलब हो गया जावा, सुमात्रा वगैरह वगैरह, ये सब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और श्रीलंका के साथ इसका व्यापार मतलब गुप्त काल का व्यापार, गुप्त वंश का व्यापार अपने चरम सीमा पर था, मतलब अच्छा खासा व्यापार हो रहा था इस समय। आगे कुछ प्रमुख बंदरगाह थे जिनमें पश्चिमी घाट पर प्रमुख बंदरगाह क्या था, भृगुकच्छ, जिसे वर्तमान भड़ाउच से जोड़ा जाता है। ये कहाँ है, गुजरात। ये पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के लिए प्रमुख था। आगे देखते हैं श्रेणियाँ क्या होती हैं, ये उस समय का व्यापार श्रेणी थी, मतलब व्यापार का जो गुट होता है ना वो था, मतलब संगठन था एक तरह से, व्यापारी संगठन मतलब ये व्यापारियों की चेन थी, व्यापारियों का ग्रुप था, जिसे क्या ना किस नाम से जाना जाता था, श्रेणियाँ। इससे मतलब श्रेणियों में व्यापार होने का मतलब क्या है, व्यापार काफ़ी होता था और श्रेणियों में व्यापार होता था, कई लोग एक साथ व्यापार करते थे, तो इसे श्रेणियों का प्रचलन था व्यापारिक संगठन का।
और इस श्रेणियों में जो है इस संगठन में राजाओं का हस्तक्षेप मतलब राजतंत्र का हस्तक्षेप लगभग ना के बराबर था। ये अपना पूरी तरह से स्वतंत्र थे, अपनी नीति बनाने के लिए, अपने कार्य का दिशा निर्देश तय करने के लिए पूरी तरह से लगभग स्वतंत्र थे। ये भी जरूरी होना चाहिए, किसी भी व्यापार को विकास करने के लिए जरूरी होना चाहिए वो काफ़ी हद तक स्वायत्त हों, काफ़ी हद तक स्वतंत्र हों। तो इसलिए यहाँ का व्यापार बढ़ा और जो इन्हें स्वर्णकाल, इस काल को, इस जो टाइम पीरियड है, इसको पूरे इतिहास का स्वर्णकाल बनाने में अहम भूमिका निभाया। आगे देखते हैं, इस कुछ साहित्य के बारे में देख लेते हैं, क्या विकास था उस समय। आयुर्वेद और चिकित्सा के बारे, आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद और चिकित्सा आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई थी। उन्नति कैसे हुई थी, आपको चरक और सुश्रुत का नाम तो ज्ञात होगा। ये इसी समय के ये आयुर्वेदाचार्य थे। चरक ने चरक संहिता नामक एक लिखा, चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा, चरक संहिता। और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता जो चिकित्सा के क्षेत्र का जो है अमूल्य ग्रंथ है। ये बहुमूल्य ग्रंथ है चिकित्सा के क्षेत्र का। तो चिकित्सा अपने चरम पर थी, अपने विकास की चरम सीमा पर थी। आगे देखते हैं, धन्वंतरी जो उनके नवरत्नों में से थे, धन्वंतरी ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आयुर्वेद के ज्ञाता। तो इस समय इन विद्वानों ने मिलकर जो इस काल को है स्वर्ण काल बनाया। और देखते हैं, भास्कराचार्य ये कौन थे, खगोल शास्त्री मतलब इस समय खगोल विज्ञान का भी विकास काफ़ी अच्छा हुआ था। और ये गणितज्ञ भी थे। इनकी दो ग्रंथों का वर्णन यहाँ करना जरूरी है। शिरोमणि आ भी सकता है क्योंकि क्वेश्चन में, शिरोमणि और लीलावती ये गणित का ग्रंथ है और जो शिरोमणि है ये खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। उस समय गणित का भी विकास काफ़ी अच्छा हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत। जो अपने आप में एक अमूल्य पुस्तक है। किसके लिए, गणित के क्षेत्र की अमूल्य पुस्तक है। इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया था, क्या नाम था, चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस समय जो है सबसे ज़्यादा कुशाणों में स्वर्ण सिक्के सबसे ज़्यादा कौन जारी किया, कुषाण।
लेकिन सबसे शुद्धतम जो स्वर्ण सिक्के थे, शुद्धतम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? गुप्त राजाओं ने जारी किए सबसे शुद्धतम स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण किसी भी अर्थव्यवस्था में सिक्कों की अगर वैल्यू अधिक है, स्वर्ण सिक्के का मतलब सिक्कों की वैल्यू अधिक, तो इसका मतलब वो अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित अर्थव्यवस्था है। आगे देखते हैं इनके समय में। अब कुछ वास्तुकला के बारे में देख लेते हैं। अजंता की 3 गुफाओं 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर जो गुफा है, यह अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में 3 प्रमुख गुफाओं का निर्माण हुआ। कौन कौन सी? 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर। ये अजंता की गुफाओं का नंबर है। ये गुप्त काल की हैं ये गुफाएं। और 16 नंबर में एक मरड़ा सन राजकुमारी का चित्र अंकित है। मरड़ा सन राजकुमारी जो चित्रकला का अद्भुत नमूना है। चित्रकला का अद्भुत नमूना है, मतलब चित्रकला भी इस समय अपने विकास की विकसित अवस्था में थी, विकास की चरम अवस्था में थी चित्रकला गुप्त काल में। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ वास्तुकला के बारे में और देखते हैं। विष्णु मंदिर का निर्माण। विष्णु मंदिर का निर्माण होता है जिसे तिगवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तिगवा मंदिर। ऐसा पूछा जा सकता है तिगवा मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु देवता को। किसको? विष्णु भगवान को समर्पित है। और ये कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। और देख लेते हैं नाचना कुठार का मंदिर। नाचना कुठार का मंदिर। नाचना कुठार का मंदिर, इसे नाचना को नायना भी कहा जाता है। नायना कुठार का मंदिर ये दोस्तों पार्वती मंदिर है, मतलब किस देवी को समर्पित है? पार्वती देवी को समर्पित है। और ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नाचना कुठार का मंदिर कब का? गुप्तकालीन है। और देख लेते हैं दशावतार मंदिर। ये देवगढ़ का झांसी उत्तर प्रदेश। दशावतार का मंदिर कब का है? गुप्तकालीन है। इस समय का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है भीतर गांव का मंदिर, ये ईंटों का बना मंदिर है। भीतर गांव का मंदिर, ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है और आने की संभावना भी है, तो इसे याद करना। भीतर गांव का मंदिर कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। ये भीतर गांव का मंदिर जो है ये लक्ष्मण मंदिर है। और ये ईंटों से बना हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। भीतर गांव का मंदिर किससे बना हुआ है? ईंटों का बना हुआ है। ईंटों का बना मंदिर है। आगे देख लेते हैं अब साहित्य के बारे में थोड़ा और जो छूटा हुआ है। कालिदास, इनकी रचनाएं मेघदूतम, कुमार संभवम, इनकी प्रमुखतम रचनाएं हैं। एक नाटककार, काफ़ी अच्छे राम नाटककार थे। और मेघदूतम में
मेघदूतम और कुमार संभवम। इसमें मेघदूतम में दोस्तों मेघ के थ्रू जो है मतलब प्रेमिका अपने प्रेमिका आह्वान करती है, मतलब ऐसा इसमें नाटक है मेघदूतम में इसका। और भी कुछ उत्कृष्टतम कृति है इस समय की, उत्कृष्टतम साहित्य है विष्णु शर्मा का। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र विश्व प्रसिद्ध है। इसका विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है। तो ये अपने आप में विश्व प्रसिद्ध रचना है जो है गुप्त काल की। ये सब मिलकर इसको क्या बनाते, इस काल को क्या बनाते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बनाते हैं। आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टीयम, सूर्य सिद्धांत ये 5वीं शताब्दी ईस्वी का ग्रंथ है, जिसमें सूर्य केंद्रित बताया गया, मतलब जो सौर मंडल है सूर्य केंद्रित बताया गया है, जो बहुत बाद में केपलर के द्वारा दिया गया, लगभग इसके 1000 साल बाद, 1 सहस्राब्दी साल बाद उनके द्वारा दिया गया। ये भारत में कितना पहले, मतलब गुप्त काल में 5वीं शताब्दी ईस्वी में ही बता दिया गया था कि यह मतलब जो सौर मंडल है हमारा वो सूर्य केंद्रित है, मतलब सूर्य इस सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, ये पहले ही बता दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ। शूद्रक इनकी रचना मृच्छकटिकम। इसमें दोस्तों एक ब्राह्मण होता है जो एक ब्राह्मण और वेश्या के प्रेम का वर्णन है। इसमें एक ब्राह्मण के द्वारा एक वेश्या से प्रेम किया जाता है, वेश्या के प्रेम का वर्णन है। ब्राह्मण का नाम चारुदत्त होता है दोस्तों, और वेश्या का नाम बसंत सेना। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी देख लो, चारुदत्त। और वेश्या का क्या नाम है, बसंत सेना और चारुदत्त के प्रेम का वर्णन है मृच्छकटिकम के। ये सब जो मतलब इनकी रचनाएं हैं, ग्रंथ है, साहित्य है। साहित्य का जो विकास है अपनी विकसित अवस्था में थी, और वास्तुकला अपनी विकसित अवस्था में थी, उस समय व्यापार अपने विकसित अवस्था में था। ये सब मिलकर इस काल को क्या है, स्वर्ण काल बनाती है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बनाती हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, गुप्तोत्तर काल के बारे में देख लेते हैं। गुप्तोत्तर काल गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, और बाद के वर्षों में जाकर एक पुष्यभूतिवर्धन जो थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाता है, वो आगे चलकर उसका पुत्र हर्षवर्धन उत्तर भारत को लगभग संगठित करता है। तो एक मतलब बड़े साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, वो पूरे उत्तर भारत को संगठित करता है। कौन, हर्षवर्धन। नहीं तो इसके आगे और पीछे भी छोटे छोटे राज्यों का काल आता है। इसके बाद वही दिल्ली सल्तनत आएगा, जो फिर से उत्तर भारत को संगठित करेगा, और जिसका चरम स्थिति जो होगा वो मोहम्मद तुगलक के काल में आएगा, जो दक्षिण भारत को भी अपने में समाहित करेगा। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ हम छोटे छोटे राज्यों के बारे में वर्णन नहीं करने वाले, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। केवल यहाँ पे हम गुप्तोत्तर काल में मेन चीज देखेंगे, हर्ष का काल, हर्ष का काल देखेंगे, और 3 राज्यों का काल।
3 राज्यों का काल, राज्यों का काल देखेंगे। हर्ष का काल, इसको वर्धन वंश, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, इसकी स्थापना कौन करता है? पुष्यभूति करते हैं। उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम क्या है? पुष्यभूति वंश पड़ता है। इसकी राजधानी जो होती है थानेश्वर होती है, थानेश्वर राजधानी होती है, जो करनाल जिले में, हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। 3 राज्यों के काल में मुख्यतः हम देखेंगे, ये जो 3 राज्यों का काल है ये कौन कौन से हैं? पाल वंश जो बंगाल में होता है, और प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार जिसे कहा जाता है, ये कहाँ होता है? उत्तर पश्चिमी भारत में, जिसका लगभग राजधानी कन्नौज होती है। और क्या है? राष्ट्रकूट वंश दो दक्षिण भारत में होता है। दोस्तों पहले की जैसा मैंने बताया, क्या था? पहले जो प्रमुख स्थिति थी वो पाटलिपुत्र की थी, बाद में आके प्रमुख स्थिति किसकी हो जाती है? कन्नौज की हो जाती है। कन्नौज ये दक्षिण और उत्तर भारत का जो प्रस्थान बिंदु भी होता है, मतलब दक्षिण उत्तर भारत को दक्षिण भारत के लिए प्रवेश बिंदु भी होता है, तो ये प्रमुख हो जाता है अपने आप में कन्नौज। कन्नौज की स्थिति जो जियोग्राफिकल इसका स्थिति होता है वो इसको प्रमुख बना देता है। और इसी को लेकर, कन्नौज को लेकर 3 राज्यों के काल में जो है, जो 3 राज्य होते हैं, देख लेते हैं 3 राज्यों को पहले। राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत में होती है, और गुर्जर प्रतिहार और पाल जो बंगाल में होता है। ये तीनों के लिए यह क्षेत्र, कन्नौज का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र और लगभग बनारस का क्षेत्र, ये तीनों के लिए त्रिकोणीय संघर्ष का जरिया बनता है। तीनों के बीच में संघर्ष का जरिया बनता है ये। इसके बारे में हम पहले वर्णन करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। राष्ट्रकूट वंश, ये कहाँ था? दक्षिण भारत में था। और ये तीनों वंशों में लगभग सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन करने वाला वंश था। तीनों जो काल थे, मतलब ये 3 राज्य जो थे, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल में, ये लगभग सबसे ज़्यादा शासन कौन किया? राष्ट्रकूटों ने किया। इसका जो संस्थापक था वो कौन था? दंतिदुर्ग। इसका संस्थापक था, लगभग 736 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है। और इसकी जो राजधानी बनाता है वो मान्यखेत, जिसे मलखेड़ भी मिलेगा आपको, मालखेड़ भी मिलेगा, तो ये इसकी राजधानी होती है। ये आधुनिक जो सोलापुर है महाराष्ट्र में, सोलापुर, ये वहाँ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सोलापुर में पड़ता है। और इसकी स्थापना दंतिदुर्ग ने 736 ईस्वी में किया। और गुर्जर जो प्रतिहार वंश होता है, प्रतिहार वंश, इसे गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है, ये उत्तर पश्चिम भारत में। कहाँ है? उत्तर पश्चिम भारत में डेडिकेट होता है प्रतिहार वंश। और इसका जो संस्थापक होता है नागभट्ट प्रथम इसका संस्थापक होता है। लगभग 730 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है। ये 736 ईस्वी, ये कब है? 730 ईस्वी। और 730 ईस्वी से लगभग 756 ईस्वी इसका टाइम पीरियड होता है। ये राजधानी क्या बनाता है? कन्नौज।
कन्नौज जो त्रिकोणी संघर्ष का हिस्सा भी होता है, ये लंबे समय तक प्रतिहारों के ही कब्जे में रहता है। लंबे समय तक किसके कब्जे में रहता है? प्रतिहारों के कब्जे में, और इसका राजधानी बना रहता है कन्नौज। पाल वंश, पाल वंश ये बंगाल में होता है, बंगाल बिहार में। बंगाल बिहार में ये राज्य होता है मुख्यतः। कहाँ होता है? बंगाल और बिहार में। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो है किसने कराया? गोपाल ने 750 ईस्वी में, लगभग 750 ईस्वी में। और इसकी जो राजधानी बनाता क्या? मुंगेर। मुंगेर को इसकी राजधानी बनाता है। मुंगेर कहाँ है? बिहार में, बिहार। मुंगेर को पालों की राजधानी बनाता। अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से भी देख लेंगे। पहले देखते हैं हम हर्ष के काल को। हर्ष के काल को देखेंगे, इनके बारे में बाद में विस्तार से देख लेंगे। हर्ष का संस्थापक जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कौन था? पुष्यभूति। पुष्यभूति, पुष्यभूति इसका संस्थापक होता है। इसका जो बनता है उत्तराधिकारी और जो प्रथम प्रभावशाली शासक भी होता है वो होता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन इसका प्रथम, इस वंश का, पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक होता है। और इसके प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री होता है, जिस पर ही ये वंश की आगे की कहानी टिकी हुई है। क्या नाम होता है? एक राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री 1 पुत्री 2 पुत्र होते हैं, राजश्री, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। देख लेते हैं, कहानी को रिलेट करते हैं। राजश्री की शादी होती है, राजश्री के विवाह होता है कन्नौज के मौखरी शासक से। कन्नौज के मौखरी शासक से क्या नाम होता है? ग्रीवर्मा। कन्नौज के मौखरी शासक ग्रीवर्मा से राजश्री का विवाह होता है। और जो है ग्रीवर्मा की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? ग्रीवर्मा की हत्या कर दी जाती है मालवा के शासक, मालवा के शासक देवगुप्त। देवगुप्त, मालवा के शासक देवगुप्त द्वारा ग्रीवर्मा की हत्या कर दी जाती है। तो जब इनके बहनोई की हत्या होती है तो राज्यवर्धन खफा हो जाता है और पहुंच चलता है मालवा। मालवा पहुंचकर ये क्या करता है? देवगुप्त की हत्या कर देता है। देवगुप्त को परास्त करता है लड़ाई में और उसकी हत्या कर देता है। अब देवगुप्त का एक दोस्त होता है, कौन? जो बंगाल का गौड़ शासक होता है, बंगाल के गौड़ वंश का शासक होता है। गौड़ वंश का शासक होता है, क्या नाम होता है? शशांक। शशांक द्वारा धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। हत्या, ये शशांक वही है जिसके बारे में क्वेश्चन आता है कि ये बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, इसको कटवा दिया था बोधि वृक्ष को। तो जब राज्यवर्धन की हत्या शशांक करता है, अब हर्षवर्धन गुस्सा हो जाता है। हर्षवर्धन पहुंच चलता है बंगाल और गौड़ शासन जो शशांक है उसको परास्त करता है और हत्या कर देता है। और यह हर्षवर्धन जो है कन्नौज, जो उसका मौखरी शासक की राजधानी थी, उसके बहनोई की राजधानी थी, कन्नौज पर कब्जा और बहन के साथ शासन, बहन राजश्री
के साथ शासन करता है। कई इतिहासकार इसे नहीं मानते कि जो पहले राजा बनते, मतलब जो पहले शासक बनते हैं इस राज्य के, लेकिन कई इतिहासकार इसे मानते हैं कि दो पहले शासक होते हैं, राजश्री और हर्षवर्धन। इसके दो शासक होते हैं। आगे चलते हैं, हर्षवर्धन के बारे में आप देख लेते हैं, जो प्रमुख है इस वंश का शासक हर्षवर्धन। ये 606 ईस्वी में परम भट्टारक जैसी भारी भरकम उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है और राजधानी क्या बनाता है? कन्नौज को अपनी राजधानी बताता है। कन्नौज को राजधानी बनाता है और यही कन्नौज को फेमस इसी समय करता है, जो पहले कन्नौज की प्रसिद्धि पाया और कन्नौज की स्थिति, मतलब देश में कन्नौज की जो पहले पाटलिपुत्र की स्थिति थी वो आपको किसकी स्थिति हो गई? कन्नौज की। आगे चल कर किसकी स्थिति हो जाएगी? दिल्ली की, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। इसी के समय में चीनी यात्री हुएनसांग आता है। ये भी क्वेश्चन में बार बार आया इसे ध्यान देना। हुएनसांग आता है जो इस राज्य के बारे में बहुमूल्य विवरण प्रस्तुत करता है, एक सजीव विवरण प्रस्तुत करता है, जिससे हम इस काल के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञात होता है। और ये लगभग आता है 629 ईस्वी में चलता चाइना से और 645 ईस्वी में लौट जाता है। 645 ईस्वी में वापस 629 ईस्वी में चाइना से आता है। आगे देखते हैं और कैसे पता चलता है इनके बारे में, इस वंश के बारे में। बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि भी होता है, बाणभट्ट, इसकी पुस्तक हर्षचरित और कादम्बरी, इससे ज्ञात होता है इस वंश के बारे में बहुमूल्य विवरण। मिलता है हर्षवर्धन के काल का बहुमूल्य विवरण। बाणभट्ट इसका दरबारी कवि होता है। क्वेश्चन आया, इसे ध्यान देना दोस्तों। हर्ष भी कवि था, लेखक काल था हर्ष। ये भी रचना काल था। इसने कई रचनाएं की हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हर्ष की। कुछ इतिहासकार मानते हैं ये इसकी रचना नहीं है, बल्कि ये रचना है धावक नाम के एक कवि की, जो हर्षवर्धन से पैसे लेकर हर्षवर्धन के नाम की रचना करता है। धावक की रचनाएं हैं ये तीनों, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। आगे देखते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन बहुत बड़ा दानी था। पता चलता है प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग जाता था, और वहाँ एक बड़े समारोह का आयोजन करता था। जिसमें बहुत सारे विद्वान आते थे, शास्त्रार्थ होता था। कई धर्म के विद्वान आते थे, बौद्ध धर्म, सभी धर्मों के विद्वान आते थे यहाँ पे, और शास्त्रार्थ होता था। उसके बाद यहाँ हर्षवर्धन अपना सब कुछ दान कर देता था। जो 5 साल में जो भी इसके पास धन इकट्ठा होता था, जो भी इसकी कमाई होती थी, ये सब वहाँ दान कर देता था। इसलिए हर्षवर्धन बहुत बड़ा दानी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसे अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट। शासक नहीं दोस्तों, शासक बहुत सारे इसके बाद भी आप जानते होंगे। राजपूत वंश,
बहुत सारे आते हैं, राजपूत वंश में बहुत सारे शासक आते हैं। ये अंतिम हिंदू सम्राट होता है, मतलब ये अंतिम हिंदू साम्राज्य भी होता है। इसका जो साम्राज्य होता है हर्ष साम्राज्य, मतलब वर्धन साम्राज्य, वर्धन साम्राज्य जो होता है ये अंतिम हिंदू साम्राज्य भी होता है। दोस्तों ये असल में साम्राज्य नहीं होता है ये, क्योंकि केवल उत्तर भारत में ही सीमित होता है, लेकिन इसे अंतिम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। वैसे भी ये काफ़ी बड़ा था, इतना छोटा भी नहीं था। तो ये अंतिम हिंदू सम्राट था और इसका जो साम्राज्य था वो अंतिम हिंदू साम्राज्य था। इसके बाद क्या हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का मतलब उदय होता है और लगभग तुर्कों और मुस्लिमों का वर्चस्व हो जाता है, उनकी साम्राज्य की स्थापना होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था, बौद्ध धर्म को संरक्षण, बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। आगे देखते हैं, एहोल इंक्रिप्शन जो है, एहोल प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति से दोस्तों ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति है। इसके वर्णन से पता चलता है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। किसको हराया था? हर्ष को परास्त किया था। हर्ष अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए दक्षिण की ओर मुड़ा, तो वहाँ पे जो चालुक्य नरेश था पुलकेशिन गुजरात में, वो इनको हर्ष को हरा दिया था। तो यहाँ से लौट गए ये, मतलब वहाँ से वापस आते हैं और पूर्व की तरफ ये अपना राज्य का, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विवश होते हैं। दक्षिण की तरफ इनके विस्तार को रोक देता है पुलकेशिन द्वितीय। एहोल इंक्रिप्शन से, एहोल प्रशस्ति से ही पता चलता है। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ प्रशासन के बारे में, अधिकारियों के बारे में पता कर लेते हैं। महासामंत या महाराज, ये अधीनस्थ राजा होते थे। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए इसे ध्यान देना, अधीनस्थ राजा। महासामंत कौन होते थे? अधीनस्थ राजा होते थे। और कुछ देख लेते हैं साम्राज्य के बारे में। साम्राज्य जो था ये भुक्तियों में बटा हुआ था, जो वर्तमान प्रांत है, मतलब प्रांत को प्रदर्शित करता है। और जो भुक्ति होता था ये किस में बटा हुआ था? विषय में बटा हुआ था, जो वर्तमान जिले के समान था। इसके बाद जो इकाई थी, मतलब मूल इकाई थी शासन की, वो थी ग्राम, जो लगभग स्वायत्त था। ग्राम ये लगभग स्वायत्त शासन था इस पर, ग्रामों पर। और भुक्ति और प्रांत, ये भुक्ति जो है ये प्रांत है और विषय जो है जिले को प्रदर्शित करते हैं। भुक्ति का जो प्रमुख था ये राष्ट्रपति, कहीं मिलेगा आपको, कहीं उपरिक मिलेगा, उपरिक, ये राष्ट्रपति या उपरिक होता था। इसका प्रधान भुक्ति का प्रधान। और जो विषय का प्रधान होता था, विषय का मुखिया होता था, कौन होता था? विषयपति, इसका मुखिया होता था। और ग्राम में स्वायत्त शासन था। हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है। लोकपाल नाम का भी अधिकारी होते थे, जो इनकी देखरेख करते थे, इनके शासन के बारे में देखरेख करते थे, मतलब इनकी जांच वगैरह करते थे लोकपाल। वर्तमान में भी वर्तमान लोकपाल से इसे जोड़ सकते हो। आगे देखते हैं दोस्तों, 3 राज्यों के काल के बारे में आगे बढ़ते हैं। 3 राज्यों का काल, 3 राज्यों का काल एक एक करके देखते हैं। पहले प्रतिहार के बारे में देख लेते हैं। गुर्जर
प्रतिहार वंश। ये आप अपने आप को अग्नि से उत्पन्न मानते हैं, अग्नि से उत्पन्न मानते हैं, मतलब अपने आप को राजपूत वंश से रिलेटेड करते हैं। और इसमें जो प्रमुख प्रमुख शासक है उसके बारे में देख लेते हैं। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम और द्वितीय। नागभट्ट प्रथम और द्वितीय। मीरभोज, ये लगभग माना जाता है सबसे प्रतापी, संभवतः ये सबसे प्रतापी शासक था। इस वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक, था मीरभोज। आगे देखते हैं और कौन था, महेंद्रपाल। ये प्रमुख शासक हैं प्रतिहार वंश के। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ देख लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे प्रतापी जो शासक था मीरभोज था। मीरभोज, इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जा सकता है, वास्तविक संस्थापक प्रतिहार वंश का। प्रतिहार वंश का जो गुर्जर मतलब नागभट्ट प्रथम और द्वितीय थे। नागभट्ट द्वितीय के बाद लगभग साम्राज्य का अंत हो गया था, क्योंकि राष्ट्रकूट शासकों ने इसको लगभग तहस नहस कर डाला था। और ये पुनर्निर्माण करते हैं, मीरभोज क्या करते हैं, इस वंश को, इस मतलब राज्य का पुनर्निर्माण करते हैं। ये इनकी एक उपाधि है, उसे भी ध्यान देते हैं, उससे भी क्वेश्चन आता है। आदिवराह उपाधि धारण करते हैं। आदिवराह उपाधि धारण करने का कारण होता है ये विष्णु भक्त थे, विष्णु भक्त थे, जिस कारण इन्हें आदिवराह की उपाधि दिया जाता है। और ये लगभग 836 ईस्वी में कन्नौज को जीत लेते हैं वापस, कन्नौज को वापस जीत लेता है और अपनी राजधानी बनाता है कन्नौज को। आगे देख लेते हैं प्रतिहार वंश से रिलेटेड कुछ। महेंद्रपाल के दरबार का एक कवि था राजशेखर। क्वेश्चन आया, राजशेखर किसके दरबार में थे, महेंद्रपाल के दरबार में। प्रतिहारों में शासक महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर रहते थे। आगे देख लेते हैं। यशपाल, ये प्रतिहार वंश का अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक। लगभग 1036 ईस्वी तक शासन करता है। 1036 ईस्वी के आसपास इसका शासनकाल है यशपाल का। यह प्रतिहार वंश का अंतिम शासक होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहा हूँ, कन्नौज जो तीनों के बीच में प्रमुख झगड़े की जड़ थी, ये लंबे समय तक प्रतिहारों के कब्जे में था और इसे प्रतिहारों ने अपनी राजधानी बना के रखा था। आगे चलते हैं। कुछ विवरणों से पता चलता है प्रतिहारों के बाद सबसे उत्कृष्ट घुड़सवार सेना थी। सबसे उत्कृष्ट घुड़सवार सेना तीनों में से किसके पास थी, प्रतिहारों के पास में, और लगभग सबसे बड़ी भी थी। यह जो है पता कैसे चलता है, अल-मसूदी नाम के एक बगदाद का, अल-मसूदी ये बगदाद का निवासी होता है बगदाद का निवासी। आगे चलते हैं दोस्तों। अल-मसूदी जो है ये लगभग 915 ईस्वी में भारत आया था और
लगभग 916 ईस्वी में भारत में था। और ये कई सारे विवरण प्रस्तुत करते हैं तत्कालीन समाज के बारे में। आगे चलते हैं, देखते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश का प्रमुख जो राजा था धर्मपाल, इसके बारे में प्रमुख के बारे में मैं आपको विवरण दूंगा और सभी के बारे में विवरण नहीं दूंगा। तो प्रमुख के बारे में देखते हैं। धर्मपाल का जो शासन पीरियड था 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक इसका शासन पीरियड था। गोविंद तृतीय ने गोविंद तृतीय जो थर्ड था, गोविंद थर्ड राष्ट्रकूट शासक, ये नागभट्ट को जो प्रतिहार शासक है उसको परास्त करता है। और परास्त करने के बाद ये इधर ना मन लगाकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो ये धर्मपाल के लिए रास्ता खाली कर देता है। और धर्मपाल जो है ये कन्नौज पर कब्जा कर लेता है। धर्मपाल कन्नौज पर कब्जा कर लेता है। इस तरह से इसको मिल जाता है अवसर कब्जा करने के लिए। आगे चलते हैं। नागभट्ट द्वितीय के टाइम पीरियड में जब फिर से प्रतिहारों का अपना उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं, प्रतिहार जो है अपने शासन के उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं, तो ये कन्नौज को प्राप्त करने के लिए धर्मपाल के विरुद्ध अभियान करता है। किसके विरुद्ध? धर्मपाल के विरुद्ध अभियान करता है। और धर्मपाल जो है पीछे हटता है। पीछे हटता है, परंतु मुंगेर के पास धर्मपाल को परास्त कर देता है, पाल को हरा देता है। कौन हराता है? नागभट्ट द्वितीय। इस तरह से प्रतिहारों का फिर से इस पर कन्नौज पर कब्जा हो जाता है और इनके हाथ से, पालों के हाथ से निकल जाता है कन्नौज। इसके समय का कुछ प्रमुख कार्य देख लेते हैं। विक्रमशिला की स्थापना। करता है और नालंदा का पुनरुत्थान करता है। कौन करता है? धर्मपाल करता है। इसके बाद जो प्रमुख शासक है पालों में, वो कौन है? देवपाल। ये 810 से लेकर 850 ईस्वी तक शासन करता है। ये इसके समय में बनारस से लेकर प्राग ज्योतिषपुर असम है। असम को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। तो इसके समय में बनारस से लेकर प्राग ज्योतिषपुर किसके कब्जे में था? पालों के कब्जे में था। पाल के बारे में और कुछ देख लेते हैं। पाल बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे। किसको? बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे पाल। आगे चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रकूटों के बारे में देखते हैं।
राष्ट्रकूट वंश में जो पहले सबसे प्रमुख राजा होता है वो गोविंद तृतीय, गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड का टाइम पीरियड है 793 से 878 ईस्वी। 793 से 878 ईस्वी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो कन्नौज के विरुद्ध अभियान करता है और कन्नौज के विरुद्ध सफल अभियान के बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जहाँ पे धनपाल को एक खाली स्थान मिलता है, खाली प्लेस मिलता है और वो कन्नौज पर कब्जा कर लेता है। और जब दक्षिण की ओर मुड़ता है तो जो दक्षिण के राज्य होते हैं चोल, पांड्य और चेर, इनको एक तरह से भयभीत कर देता है, पूरा इनको भयाक्रांत कर देता है गोविंद तृतीय। मतलब वहाँ भयंकर विनाश करता है। पल्लवों का तो ऐसा विनाश करता है, लगभग विनाश ही कर देता है। पल्लवों का लगभग विनाश ही कर देता है, विनाश कर देता है। आगे जो प्रमुख शासक होता है अमोघ वंश। अमोघ वंश ये राष्ट्रकूटों का प्रमुख शासक होता है 814 से लेकर 878 ईस्वी। 78 ईस्वी इसका टाइम पीरियड होता है। ये युद्ध से ज़्यादा धर्म को वरीयता देता है, धर्म की नीति को वरीयता देता है। ये युद्ध से ज़्यादा धर्म को वरीयता देता है। इतिहासकार कहते हैं इसके समय में राजधानी जो थी इसकी मानखेत को इस तरह से बनाया था कि इंद्रपुरी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, मतलब स्वर्ग भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये मतलब बहुत अच्छा वास्तुकाल था, ऐसा बनाया था मान्यकोट को, अपनी राजधानी को। इसके मृत्यु के बाद विद्रोह हो जाता है, विद्रोह हो जाता है और इस विद्रोह से कौन निपटता है? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय जिसका टाइम पीरियड 915 से लेकर 927 ईस्वी 927 ईस्वी होता है। ये इस विद्रोह से निपटता है कौन? इंद्र तृतीय। और ये महिपाल को पराजित कर कन्नौज को लूट लेता है। प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित कर कन्नौज को लूट लेता है, और इससे जो धन प्राप्त करता है, इससे अपने साम्राज्य की पुनर्स्थापना करता है। इस तरह अपने साम्राज्य की पुनर्स्थापना करता है। आगे जो महत्वपूर्ण शासक है कौन है? कृष्ण तृतीय। इसका टाइम पीरियड है 934 से लेकर 963 ईसा पूर्व, 63 ईस्वी। 963 ईस्वी। ये प्रतिभाशाली शासक था और इसके भी मृत्यु के समय जो है सभी विरोधी, जो इसके सभी शत्रु थे, सभी विरोधी राज्य वो एकजुट होते हैं और राजधानी मान्यखेत को लूट लेते हैं। इस तरह से यहाँ से राष्ट्रकूटों का पतन स्टार्ट हो जाता है। राष्ट्रकूटों का अंतिम मतलब जो है स्थिति आ जाती है। और राष्ट्रकूट जो है ये शैव धर्म को समर्थन देते थे, शैव धर्म और वैष्णव धर्म को समर्थन देते थे, लेकिन ये मतलब अन्य धर्मों को भी समर्थन देते थे, मतलब ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। अमोघ वंश जो था वो जैन ही था। अमोघ वंश क्या था? जैन था। वो मतलब जैन धर्म को अपनाया था। तो इस तरह से मतलब ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। और कृष्ण प्रथम ने एलोरा का शिव मंदिर बनवाया था। एलोरा का शिव मंदिर बनवाया और इसी का जो उत्तराधिकारी होता है अमोघ वंश ये जैन होता है, मतलब जैन धर्म को संरक्षित रहता है। इस तरह से ये दिखाता है कि जो मतलब राष्ट्रकूट वंश था
ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसमें इसकी धार्मिक सहिष्णुता इस तरह से दिखती है कि जो मुस्लिम व्यापारी आते थे उनको भी खुली छूट, धर्म का प्रचार करने के लिए भी खुली छूट दे रखा था। मतलब मुस्लिम व्यापारियों को भी खुली छूट थी। मुस्लिम व्यापारियों को धर्म के प्रचार की खुली छूट थी। खुली छूट थी। आगे देखते हैं दक्षिण भारत। इसके बाद दोस्तों ये हमारा यहाँ पर पूरा हुआ। इसके बाद हम अगले वीडियो में दक्षिण भारत के बारे में देखेंगे। दक्षिण भारत में जो जिसमें हमारा मुख्यतः जोल जो होगा वो किस पर होगा? चोल साम्राज्य पर। चोल साम्राज्य पर हमारा अगला वीडियो दक्षिण भारत पर आएगा, जिसमें चोल साम्राज्य पर जोर होगा। और इसके बाद मध्यकाल की शुरुआत होगी, मध्यकाल पर वीडियो बनेगा। और उसी के साथ हमारा पॉलिटी का भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा। और लगभग रोज़ मेरा छोटा छोटा वीडियो या फिर मेरे फेसबुक पेज पर आपको करंट अफेयर्स की भी मतलब करंट अफेयर्स के बारे में सूचनाएं मिलेंगी। तो आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो। फेसबुक पेज का नाम है अंकित सिंह IAS एस्पिरेंट। IAS एस्पिरेंट, ये हमारे पेज को लाइक कर सकते हो। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के बारे में सूचनाएं मिलेंगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।